वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिएक्ट की कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन। ये इस सीरीज में सेकंड वीडियो है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप उसे देख सकते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्रेगमेंट्स इन रिएक्ट। तो फ्रेगमेंट समझने के लिए सबसे पहले हम एक स्पेशल टाइप की एरर देखते हैं जो कि हमें रिएक्ट कंपोनेंट में आती थी। तो यहाँ पे मैंने फंक्शनल कंपोनेंट लिया है एंड आप देखेंगे सिंपल से ये 3 डिव हमें रिटर्न करता है, लेकिन जब भी हम इस कोड को रन करते हैं तो हमें एक एरर आती थी कि JSX एक्सप्रेशंस मस्ट हैव वन पेरेंट। इस एरर को समझने के लिए हमें एक रूल देखना होगा। तो JSX में या रिएक्ट के अंदर रूल है कि ऑलवेज रिटर्न सिंगल एलिमेंट फ्रॉम ए पेरेंट, कि जब भी किसी कंपोनेंट से हम रिटर्न करते हैं, चाहे वो क्लास लेवल कंपोनेंट हो या फंक्शनल लेवल कंपोनेंट हो, तो हमें सिंगल एलिमेंट रिटर्न करना होता है। अगर मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, उन्हें एक पेरेंट एलिमेंट के अंदर रखते हैं और फिर उस पेरेंट एलिमेंट को रिटर्न करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे नेक्स्ट वाले एग्जांपल में आपको दिखाया है। इसमें मैंने क्या किया, तीनों जो डिव एलिमेंट्स थे उन्हें एक और डिव के अंदर एज एन चाइल्ड इंसर्ट कर दिया एंड मैं क्या कर रही हूँ, अब सिंगल एलिमेंट रिटर्न कर रही हूँ। ऐसा करने से हमारी जो एरर थी वो रिमूव हो जाती थी। लेकिन रियल टाइम प्रोजेक्ट की अगर बात करें, उसमें एक कंपोनेंट ना होके बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं एंड हर टाइम ये रिक्वायर्ड नहीं होता है कि बाय डिजाइन हमारे जो एलिमेंट्स हो उनमें पेरेंट एलिमेंट होना ही चाहिए। बट इस एरर को रिमूव करने के लिए हमें ऐसे एक पेरेंट एलिमेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता था। जरूरी नहीं कि आप डिव यूज करो, आर्टिकल, सेक्शन, जो भी आप HTML5 के जो भी एलिमेंट्स होते हैं, HTML एलिमेंट्स, आप वो यूज कर सकते हो। बट ऐसा करने से होता क्या था कि रियल टाइम में जब हमारा जो एलिमेंट्स थे, कंपोनेंट्स थे, वो डॉम में रेंडर होते थे तो बहुत सारे अननेसेसरी एलिमेंट्स वहां पे होते थे। तो इसको ओवरकम करने के लिए रिएक्ट में रिएक्ट फ्रेगमेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए। अगर आप देखेंगे मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिए हैं, दोनों ही रिएक्ट फ्रेगमेंट है। पहले के कोड्स में अगर आप देखेंगे तो आपको रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन आजकल जो कोड है उसमें हम मोस्ट ऑफ द टाइम राइट हैंड साइड वाला यूज करते हैं, जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होता है, दैट्स इट। अब इसकी ये दोनों ही एग्जांपल रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट जो है ये रिएक्ट फ्रेगमेंट्स के हैं। अब इसकी एडवांटेज क्या होती है, ऐसा करने से जब भी हमारा ये लेआउट डॉम में रेंडर होता है तो ओनली जो चाइल्ड्स होते हैं वही रेंडर होते हैं। जो रिएक्ट फ्रेगमेंट्स होते हैं इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है डॉम में। इन्हें सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। तो दोनों ही एग्जांपल रिएक्ट फ्रेगमेंट के हैं। नेक्स्ट आती है बात डिफॉल्ट प्रॉप्स की। इस पे भी मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, लेकिन क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं कि व्हाट आर डिफॉल्ट प्रॉप्स इन रिएक्ट। डिफॉल्ट प्रॉप्स इज ए प्रॉपर्टी इन रिएक्ट कंपोनेंट यूज्ड टू सेट डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर द प्रॉप्स आर्ग्यूमेंट। जब भी हम किसी पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में प्रॉप्स पास करते हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि कुछ प्रॉप्स की हम डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं तो वो हम विद द हेल्प ऑफ डिफॉल्ट प्रॉप सेट कर सकते हैं। आगे क्या है, इट विल बी चेंज इफ द प्रॉपर्टी इज पास्ड। अगर प्रॉपर्टी पास की है पेरेंट कंपोनेंट ने चाइल्ड कंपोनेंट में, तब तो डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज जो होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, अदरवाइज डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज आ जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, सबसे पहले हम राइट हैंड साइड में यूजर डिटेल कंपोनेंट को लेंगे। यहाँ पे यूजर डिटेल जो मैंने कंपोनेंट बनाया है, इसमें मैं 3 प्रॉप्स एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो भी इसको कॉल करेगा, जो भी पेरेंट कंपोनेंट इस कंपोनेंट को कॉल करेगा, वो इसमें तीन प्रॉप्स पास करेगा एंड उन तीनों को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया है। लेकिन राइट हैंड साइड में आप देखेंगे, जब मैंने इसको app.js में कॉल किया तो मैंने ओनली एक ही प्रॉप पास किया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जब हमारा ये डॉम में रेंडर होगा तो इन प्लेस ऑफ नेम मुझे विकास मिलेगा, लेकिन एज एंड जॉब टाइटल में मेरी कोई वैल्यूज नहीं आई है, तो वो अनडिफाइंड रहेंगे। तो डॉम में उनकी जगह कुछ भी नहीं आएगा। बट अगर सपोज कीजिए आप ये चाहते हैं कि जब भी कोई भी पेरेंट कंपोनेंट यूजर डिटेल कंपोनेंट को कॉल करता है और वो एज और जॉब टाइटल पास नहीं करते हैं, तो आप कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज वहां पे सेट करना चाहते हैं,
ऐसा आप टर्नरी ऑपरेटर या और भी जावास्क्रिप्ट के इफ एल्स कंडीशंस के थ्रू भी कर सकते हैं, बट अभी हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स देखेंगे। तो आप चाहते हैं कि किस तरीके से डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स होते हैं कि हम इस चीज़ को सेट कर सकें। तो मैंने नेक्स्ट एग्जांपल में आपको दिया है। अगर आप यूज़र डिटेल कंपोनेंट में आप देखेंगे, मैंने नीचे एक्सपोर्ट से जस्ट ऊपर डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें जिन जिन प्रॉप्स की वैल्यू आप डिफ़ॉल्ट सेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। अब होगा क्या, जैसे वैसा करने से क्या होगा, जब भी कोई भी पेरेंट कंपोनेंट ओनली एक वैल्यू पास करेगा, नेम की वैल्यू, तो हमारे यूजर डिटेल कंपोनेंट में प्रॉप्स की वैल्यूज क्या हो जाएगी, नेम इक्वल टू विकास एंड एज में 24 हो जाएगा, जॉब टाइटल में डेवलपर हो जाएगा, क्योंकि मैंने डिफॉल्ट प्रॉप्स ऑलरेडी सेट किया है कि इन केस अगर पेरेंट कंपोनेंट वैल्यू पास नहीं करता है तो आपको ये लेनी है। बट अगर पेरेंट कंपोनेंट ने एज में 25 पास कर लिया तो क्या होगा, एज में वैल्यू 25 ही रहेगी, तब डिफॉल्ट कंपोनेंट से वैल्यू पिक नहीं की जाएगी। डिफॉल्ट कंपोनेंट से वैल्यू तभी ली जाती है जब जो पेरेंट कंपोनेंट है वो चाइल्ड कंपोनेंट में वैल्यूज पास नहीं करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा डिफॉल्ट प्रॉप्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन इन रिएक्ट जेएस। ये बहुत टाइम इंटरव्यू में पूछा जाता है। जब मैंने प्रॉप्स का डिटेल्ड वीडियो बनाया था मैंने उसमें भी आपको समझाया था एक्चुअल में होता क्या है। इससे पहले अगर आप एग्जांपल में देखेंगे तो मैंने जब ऐप डॉट जेएस में कॉल किया था यूजर डिटेल कंपोनेंट को, तो मैंने नेम इक्वल टू विकास जो नेम प्रॉप पास किया था वो एक HTML एट्रीब्यूट्स की तरह पास किया था। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, HTML में एक इनपुट एलिमेंट होता है, उस इनपुट एलिमेंट के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, लाइक टाइप किस टाइप का है, टेक्स्ट है, पासवर्ड है, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, लेंथ क्या हो सकती है। उसी तरीके से हम जब कंपोनेंट्स में प्रॉप्स पास करते हैं तो एज एन HTML एट्रीब्यूट्स की तरह हम उन्हें पास करते हैं। लेकिन अगर चिल्ड्रन प्रॉप की बात की जाए तो वे एक स्पेशल टाइप के प्रॉप्स होते हैं जो कि किसी भी कंपोनेंट के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में पास किए जाते हैं। तो जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, मैंने एक मैसेज कंपोनेंट लिया है जिसमें दो मैंने प्रॉप पास किए हैं, हेडर एंड फुटर, जो कि मैंने HTML एट्रीब्यूट्स की तरह पास किए हैं। लेकिन आप देखेंगे फर्स्ट में दिस इज कंटेंट एंड सेकेंड वाले में मैंने यूएल लिया है, जो कि क्या किया है, मैंने ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में किया है। तो कोई भी कस्टम डेटा, डायनेमिक डेटा जो आप पास करना चाहते हैं जो बहुत लार्ज है, या फिर आप दूसरा कंपोनेंट भी पास करते हैं जो भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में पास किया जाता है, उसे बोलते हैं चिल्ड्रन प्रॉप। एंड इसे सिर्फ भेजने का तरीका डिफरेंट होता है। जब भी कोई पेरेंट कंपोनेंट इसको अपने चाइल्ड कंपोनेंट में भेजता है तो सिर्फ भेजने का तरीका डिफरेंट होता है, लेकिन इसे कैप्चर करने का अगर आप देखेंगे राइट साइड में जो मैसेज कंपोनेंट है वो तीनों को एक ही तरीके से लेता है, हेडर फुटर एंड चिल्ड्रन। वो जो एक्सेस करता है अपने प्रॉप्स को वो सेम तरीके से करते हैं, बस जब हम भेजते हैं अगर हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में कोई भी कंटेंट भेजा है, कोई दूसरा कंपोनेंट भेजा है, तो वो एज ए चिल्ड्रन प्रॉप वर्क करता है। एंड नेक्स्ट है, बहुत ज़्यादा टाइम ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, मैंने यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है वही यहाँ पे लिए हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉप्स एंड स्टेट। तो देखिए प्रॉप्स एंड स्टेट दोनों में ही हम डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं। अब प्रॉप्स होते क्या है, सबसे पहले बात आती है प्रॉप्स की, तो पास फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट। जब भी एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में हमें डेटा ट्रांसफर करना होता है तो प्रॉप्स वहाँ पे यूज़ आते हैं। इसीलिए हमने पहले देखा भी था कि डेटा इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रॉप्स का। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है पास फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट। जबकि अगर हम स्टेट की बात करें, स्टेट जो होती है वो लोकल होती है, किसी भी कंपोनेंट के लिए विद इन कंपोनेंट ही बनाई जाती है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि सपोज कीजिए मेरे पास एक कंपोनेंट है, उसमें प्रॉप्स आ रहे हैं, तो उन प्रॉप्स को यूज़ करके आप उस कंपोनेंट के अंदर स्टेट डिक्लेयर्स कर सकते हैं। लेकिन जो स्टेट होती है वो लोकल होती है, किसी भी कंपोनेंट के लिए वो कंपोनेंट के अंदर बनाई जाती है, जबकि प्रॉप्स जो होते हैं वो एक इनपुट प्रॉपर्टीज होती है किसी भी कंपोनेंट के लिए। नेक्स्ट डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा मेजर डिफरेंस है, ये हमने इसको देखा भी था डिटेल्ड वीडियो के अंदर। जो प्रॉप्स होते हैं वो रीड ओनली नेचर के होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। आपको म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल का पता होना चाहिए।
सेकेंडली इम्यूटेबल का मतलब ये होता है कि जिसे हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं। सो सपोज कीजिए अगर एक पेरेंट कंपोनेंट है, उसने कुछ प्रॉप्स भेजे हैं अपने चाइल्ड कंपोनेंट में, तो चाइल्ड कंपोनेंट उन प्रॉप्स को चेंज नहीं कर सकता है, वो ओनली उनसे वैल्यू रीड कर सकता है, उन वैल्यूज का यूज कर सकता है अपनी लोकल स्टेट को डिक्लेयर करने के लिए, लेकिन प्रॉप्स को चेंज नहीं कर सकते। और वही दूसरी बात अगर हम स्टेट की करें, तो स्टेट होती ही इसलिए है ताकि हम डेटा मैनिपुलेशन कर सके, डेटा को चेंज कर सके। स्टेट्स म्यूटेबल होती है। क्लास कंपोनेंट के अंदर हम सेट स्टेट यूज करते हैं, जबकि फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर स्पेशल हुक होता है यूज स्टेट, उसकी हेल्प से हम स्टेट्स को अपडेट करते हैं। यहाँ अगर एक डायग्राम की हेल्प से मैं आपको समझाऊं तो दो कंपोनेंट, एक पेरेंट कंपोनेंट एंड एक चाइल्ड कंपोनेंट। अब अगर प्रॉप्स की मैं बात करूंगी तो मैंने एरो दिखाया है कि प्रॉप्स जो होते हैं वो किसी भी कंपोनेंट के लिए इनपुट प्रॉपर्टीज होती है, और वे कौन भेजता है, पेरेंट कंपोनेंट अपने चाइल्ड कंपोनेंट में इनपुट प्रॉपर्टी भेजता है जिसे हम कहते हैं प्रॉप्स। लेकिन वहीं अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट दोनों की इंडिविजुअल होती है, पेरेंट की अपनी स्टेट होती है, चाइल्ड की अपनी स्टेट होती है। हो सकता है चाइल्ड कंपोनेंट अपनी स्टेट बनाते टाइम उन प्रॉप्स का यूज कर ले जो उसे पेरेंट्स ने दिए हैं, लेकिन जो स्टेट्स होती है वो लोकल होती है, वो प्राइवेट वेरिएबल्स होते हैं, जबकि जो प्रॉप्स होते हैं वो पब्लिक होते हैं, पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट्स में आते हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इसमें इतने ही क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।